ओके, हेलो टू ऑल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर एटर्नल क्लासेस के अंदर। क्या पढ़ा बेटा अपन? वी आर स्टडिंग क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन? वी आर स्टडिंग क्लास 10th ज्योग्राफी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इस चैप्टर के अंदर अब तक हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं बेटा? द लेटेस्ट टॉपिक वी आर कंटिन्यूइंग टू डिस्कस इज द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर हमने कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ लिया? हमने इसके अंदर हम कंटिन्यू कर चुके हैं बेटा। वी हैव स्टडीड अबाउट द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, वी हैव स्टडीड अबाउट द सीमेंट इंडस्ट्री। हमने कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में यहां पर डिस्कस कर लिया है। आज हम क्या करेंगे बेटा? टुडे वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, दैट इज केमिकल इंडस्ट्री। अबाउट विच इंडस्ट्री वी विल डिस्कस टुडे? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल इंडस्ट्री। क्या एक इंपॉर्टेंस निकल के आती है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि केमिकल इंडस्ट्री जो है ना, वो इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, सबसे फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री एंड डाइवर्सिफाइंग। डाइवर्सिफाइंग मतलब कि इसका यूज ना अलग अलग जगह पर, मतलब ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां पर केमिकल इंडस्ट्री को यूज नहीं किया जाता हो। केमिकल इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट बनते हैं उन प्रोडक्ट्स का यूज अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से होना बहुत ही स्वाभाविक है। अलग अलग जगह पर केमिकल इंडस्ट्रीज का डाइवर्सिफाइंग मतलब अलग अलग तरीके से इसका अलग अलग जगह पर यूज किया जाता है। ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री के अंदर केमिकल इंडस्ट्री से बने प्रोडक्ट्स का यूज है। इट कॉम्प्राइजेस विद बोथ लार्ज एंड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। केमिकल इंडस्ट्री में दोनों तरह की होती है, लार्ज इंडस्ट्रीज भी देखने को मिलेंगी हमें और स्मॉल इंडस्ट्रीज भी इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगी। आगे बात करें, दो टाइप की हो गई, एक इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री और एक ऑर्गेनिक इंडस्ट्री। तो केमिकल इंडस्ट्री को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इंडस्ट्री। देखो सिंपल सा मतलब समझो कि क्या डिफरेंस है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का। इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री वो होती है जिनसे जो मतलब जो ऐसे केमिकल्स जिनको हमें यूज लेने से पहले उनको सिंथेसाइज करना पड़ता है। सिंथेसाइज करने का मतलब हो गया कि मतलब पहले उनको फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी जाके वो हमको ऐसे मतलब उनको अपने आप में केमिकलाइज्ड करना पड़ेगा, किसी न किसी केमिकल को मिक्स करके उनको यूजेबल बनाना पड़ेगा। और ऑर्गेनिक इंडस्ट्री जिस रूप में मिली है उन केमिकल्स को हम उन्हीं रूप में यूज में ले सकते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इंडस्ट्री। क्या लिखा है देखो, सल्फ्यूरिक एसिड जो कि फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, एडवाइजेस, पेंट्स, डाई स्टफ, इनको बनाने के काम में आता है। नाइट्रिक एसिड, ठीक है, एल्कलाइज सोडा ऐश, सोडा ऐश किस काम में आती है? ग्लास बनाने, सोप्स बनाने, डिटर्जेंट पेपर बनाने, और कॉस्टिक सोडा, ये सब किसका पार्ट है? इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री का पार्ट है। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक इंडस्ट्री कौन सी है? ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री, जैसे पेट्रोकेमिकल्स। अब पेट्रोल क्या होता है? डायरेक्टली रिफाइनरी में जाता है, उनसे प्रोडक्ट बनने शुरू हो जाते हैं। रिफाइनरी में जाने से पहले उसके अंदर कोई फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती है, किसी केमिकल के साथ मिक्स करके उनको तैयार नहीं किया जाता है। जिस रूप में पेट्रोल मिला है उसी रूप में उसको रिफाइन कर दिया जाता है। विच आर यूज्ड, अच्छा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल किस किस काम में आता है? सिंथेटिक फाइबर बनाने के, सिंथेटिक रबर बनाने के, प्लास्टिक बनाने के, डाई स्टफ, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्री के बीच में डिफरेंस है। केमिकल इंडस्ट्री इज इट्स ऑन लार्जेस्ट कंज्यूमर। क्या मतलब है इसका? लार्जेस्ट कंज्यूमर का मतलब है कि जैसे मान लो केमिकल ए हमने बनाया, अब केमिकल ए जो है ना वो केमिकल बी, केमिकल सी, अब केमिकल ए बी को बनाने के लिए केमिकल ए रिक्वायरमेंट है। तो केमिकल इंडस्ट्री खुद ही क्या है? अपने द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट का बहुत बड़ा कंज्यूमर है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते बेटा अपन क्या लिखा है? बेसिक केमिकल अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर
प्रोड्यूस अदर केमिकल्स। क्या होता है बेटा कि और केमिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक केमिकल की रिक्वायरमेंट रहती है, तो इसी वजह से ये अपने आप में लार्जेस्ट कंज्यूमर है। एनी डाउट स्टिल हियर? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अपन। और क्या लिखा है ध्यान देना कि अगला ये आपका दैट्स ऑल अबाउट केमिकल इंडस्ट्री। अब हम बढ़ते हैं अगली इंडस्ट्री की तरफ, जो क्या है बेटा आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर जानते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो कि फार्म्स के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर स्पेशली यूज किया जाता है प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इनका यूज बहुत ज्यादा हुआ है। स्पेशली इंडिया में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया उसके बाद इसका यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसका कंजप्शन बढ़ गया, इसका प्रोडक्शन बढ़ गया, और ये इंडस्ट्री अपने आप में बहुत ज्यादा ग्रो करने लगी, बूम आने आ गया इसके अंदर, बूस्टअप हो गई। क्या लिखा है ध्यान देंगे, देखिए बेटा एक मिनट। हाँ भाई, हम बात करें फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, तो उसके बारे में मैंने आपको बेसिक डिटेल दी है कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर बूस्टअप आया कब, जब इंडस्ट्री इंडिया में क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है कि द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में स्पेशली किन चीजों का प्रोडक्शन होता है, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स का, जो मेनली कौन कौन से होते हैं, यूरिया, फास्फोरिक फर्टिलाइजर्स जिनमें मेनली क्या आता है, और एक अमोनियम फॉस्फेट डीएपी, एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स विच हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटैश। मतलब ये साइंटिफिक टर्म हो गई कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में किन किन चीजों का प्रोडक्शन होता है। एक तो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन होता है जिसमें यूरिया आता है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर और अमोनियम फॉस्फेट आता है, और कुछ और भी होते हैं जिनमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट, इन सबको यूज किया जाता है। पोटैश इज एंटायरली इंपॉर्टेंट एज द कंट्री।
सॉरी, पोटैश इज एंटायरली इंपोर्टेड एज द कंट्री। कंट्री के अंदर पोटैश का प्रोडक्शन नहीं है, पोटैश कंट्री में नहीं मिलता है। इस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए जो पोटैश की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा का पूरा हम विदेशों से खरीदते हैं। क्लियर? क्यों? क्योंकि डज नॉट हैव एनी रिजर्व ऑफ द कमर्शियली यूजेबल पोटैश और पोटेशियम कंपाउंड्स इन एनी फॉर्म। बात यहां तक समझ में आ गई। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ देखने को मिली कब? जब कंट्री के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन को बढ़ावा मिला। जब कंट्री में ग्रीन रिवॉल्यूशन बढ़ा तब हमें फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ देखने को मिली। मेनली एरियाज कहां पर है जहां पर हमें फर्टिलाइजर इंडस्ट्री देखने को मिलती है? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर प्रोडक्शन। देखो, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, 5 स्टेट केवल ऐसे हैं। इन 5 स्टेट में मिलाकर कंट्री में जितना भी फर्टिलाइजर प्रोडक्शन होता है उसका हाफ प्रोडक्शन इन 5 स्टेट में हो जाता है। बाकी और इंपॉर्टेंट स्टेट कौन कौन से हैं? जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, आसाम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ये कुछ स्टेट्स हो रहे हैं जहां पर भी किसका प्रोडक्शन होता है? फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन किया जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर अपन नेक्स्ट एक और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। वो कौन सी बेटा? सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लाइमस्टोन। क्या है बेटा? लाइमस्टोन। सबसे पहली बात कि सीमेंट का यूज क्या है? सीमेंट को यूज कहां करते हैं? सीमेंट इज एसेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज। जहां जहां भी हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा ना, वहां वहां सीमेंट का बहुत यूज होता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज लाइक बिल्डिंग हाउसेस, मकान बनाने में, फैक्ट्रीज बनाने में, ब्रिज बनाने में, रोड, एयरपोर्ट, डैम या कोई भी कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बनाना है, सब में सीमेंट तो चाहिए ना। बिना सीमेंट के हम क्या हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सीमेंट इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्की एंड हैवी रॉ मटेरियल। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में और बहुत हैवी रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, जिसमें लाइमस्टोन आ गया, सिलिका आ गया, जिप्सम आ गया, ये सब सीमेंट बनाने के लिए चाहिए होते हैं। कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर आर नीडेड अपार्ट फ्रॉम रेल ट्रांसपोर्टेशन। रेल ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो इलेक्ट्रिक पावर, कोल चाहिए चाहिए। सीमेंट इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स को फैक्ट्री तक लाने के लिए हमें कोल और इलेक्ट्रिक पावर चाहिए, लेकिन उसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी इनका प्रोडक्शन करने के लिए भी, एनर्जी के लिए भी हमें कोल की और इलेक्ट्रिक पावर की रिक्वायरमेंट होती है। आगे बढ़ते हैं। द इंडस्ट्री हैज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स गुजरात में that have suitable access to the market in the Gulf countries। देखो हम बात करें, ये गुजरात की बात करें तो गुजरात से क्या हो जाता है बेटा कि गल्फ कंट्रीज के अंदर प्रोडक्ट पहुंचाना इजी होता है। इधर गल्फ कंट्रीज में तो गुजरात मेन लोकेशन है जहां पर इंडस्ट्रीज लोकेटेड होती है, क्योंकि यहां से गल्फ कंट्रीज के अंदर प्रोडक्ट को सेल करना इनके लिए काफी इजी हो जाता है। तो स्पेशली जो सीमेंट इंडस्ट्रीज आपको मिलेगी वो कहां पर मिलेंगी? गुजरात के अंदर। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े, चलिए और देखते हैं क्या लिखा है। अगली इंडस्ट्री, फर्स्ट सीमेंट प्लांट कहां स्टेप हुआ बेटा? कहां एस्टेब्लिश किया गया? चेन्नई में। कब? 1904 में। इंडिया में सबसे पहली सीमेंट प्लांट जो लगाया गया वो लगाया गया चेन्नई के अंदर। कब? 1904 में। इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी। देखो अब हमारे यहां का सीमेंट जो बनता है ना इंडिया में, बहुत अच्छी क्वालिटी का सीमेंट बनता है और उसी के कुछ बेनिफिट देखने को मिलता है कि इसलिए ईस्ट एशिया के अंदर या मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ एशिया, ये सब के अंदर इंडियन सीमेंट की बहुत ग्रेट डिमांड है। ईस्ट एशिया, मिडिल एशिया, साउथ एशिया, मतलब पूरे एशिया के अंदर स्पेशली, और कुछ कुछ तो यूरोपियन कंट्रीज, सब जगह इंडियन सीमेंट की बहुत हैवी डिमांड है। यहां पर इंडियन सीमेंट की डिमांड बहुत ज्यादा है, सब जगह हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा दिस इंडस्ट्री इज डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। प्रोडक्शन में, एक्सपोर्ट में इंडिया की सीमेंट इंडस्ट्री बहुत आगे है। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू जनरेट एडिक्वेट डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई इन ऑर्डर टू सस्टेन दिस इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री इसी पेस पर चलती रहे, इसके लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं कि इंडिया में सीमेंट इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो बढ़े। कब होगा? जब डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बनेंगे। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बनेंगे तो सीमेंट इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट की रिक्वायरमेंट मस्ट होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा अपन। अगला टॉपिक क्या है हमारा? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। क्या है हमारा टॉपिक? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये भी एक इंडिया का मतलब बहुत फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है।
कैसा सेक्टर है बेटा ये भी इंडिया का एक फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है। कौन सा? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। क्या लिखा है ध्यान देना कि ऑटोमोबाइल्स प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, गुड्स सर्विस एंड पैसेंजर। आपको गुड्स का ट्रांसपोर्ट करना है, सर्विसेज का ट्रांसपोर्ट करना है, पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना है, सबके लिए सबसे बेस्ट इंडस्ट्री कौन सी है बेटा? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज द बेस्ट। आगे देखते हैं, जैसे ट्रक हो गया, बस हो गई, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, 3 व्हीलर, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, इन सबका प्रोडक्शन इंडिया में एक लार्ज स्केल पर हो रहा है। स्पेशली कब? लिबरलाइजेशन के बाद। लिबरलाइजेशन मतलब कि जब एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई थी। कौन सी नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई थी? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद तो इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को पर से लग गए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ी, कमिंग ऑफ न्यू एंड कंटेम्प्रेरी मॉडल्स। क्योंकि इंडिया में जो बाहर की कंपनीज थी, जैसे इंडिया में फोर्ड आया, जैसे इंडिया में शेवरले आया, जैसे इंडिया में हुंडई आया, जैसे इंडिया में और भी कई होंडा आया, कई सारी कंपनीज ने आके इंडिया में इन्वेस्ट किया और इंडिया को एक अच्छे व्हीकल्स, अच्छे मॉडल के एक रीजनेबल कॉस्ट पर अवेलेबल होने लगे। स्टिमुलेटेड द डिमांड फॉर व्हीकल्स इन द मार्केट, और इससे मार्केट में इन व्हीकल्स की डिमांड हमेशा बनी रही। हेल्थी ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री इंक्लूडिंग पैसेंजर कार्स, 2 and 3 व्हीलर्स। हमारे इंडिया में अगर मेनली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डिमांड जो है वो किसकी सबसे ज्यादा? कार्स की, 4 व्हीलर्स की, 2 व्हीलर्स की और 3 व्हीलर्स की। इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। आज भी देखते हैं आप सब जगह कारें देखने को मिलती है हमें। इंडस्ट्री मेनली कहां का लोकेटेड? दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु। ये कुछ सिटीज हैं जहां पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक अच्छे ग्रोथ पर चल रही है। क्लियर? अगली इंडस्ट्री की बात करें बेटा, कौन सी है? नेक्स्ट इंडस्ट्री इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। टेलीविजन आ गया, आपका कंडक्टर्स आ गए, आपके टेलीफोन्स आ गए, आपके सेलुलर सिस्टम आ गए, आपके रडार सर्विसेज आ गए, कंप्यूटर्स आ गए। ये सब किसका पार्ट है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का पार्ट है। द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इसके अंदर कवर किया जाता है, जैसे ट्रांजिस्टर सेट टू टेलीविजन, ट्रांजिस्टर सेट, टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार सर्विसेज, है ना, रडार सर्विसेज, कंप्यूटर्स एंड मेनी अदर इक्विपमेंट्स। बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। सब किसका पार्ट है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का। आगे बात करें, आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है वो कहां पर? बेंगलुरु। इसीलिए बेंगलुरु को इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेंगलुरु को इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल के रूप में देखा जाता है। और भी इंपॉर्टेंट सेंटर्स है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोयम्बटूर। यहां भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री काफी ग्रोथ कर रही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है? बेंगलुरु, बिकॉज बेंगलुरु इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का? कि एम्प्लॉयमेंट खूब जनरेट हुआ है, क्योंकि इसने इतनी ज्यादा ग्रोथ पकड़ी है कि आज इलेक्ट्रॉनिक सबसे ज्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट कोई प्रोवाइड करवा रहा है तो वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की टू सक्सेस ऑफ द इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडिया के अंदर तरह तरह के हार्डवेयर, तरह तरह के सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट डेली बेसिस पर हो रहा है, नई नई चीजें आ रही है मार्केट में, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और उसी वजह से इंडस्ट्री कभी डाउनफॉल पे नहीं जा रही है, कंटिन्यूसली ग्रोथ की तरफ अग्रसर है। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? चलिए आगे देखते हैं अपन। अब हमको देखने को मिलता है कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इतनी सारी इंडस्ट्रीज हमने देखी, हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज देखी, हमने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज देखी। क्या इन इंडस्ट्रीज के आने से केवल फायदा ही फायदा है क्या? क्या किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है? है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन भी क्रिएट करती है। इंडस्ट्रीज क्या करती है? हमें बिल्कुल ये बात ठीक है कि इंडस्ट्रीज इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिल्कुल ठीक बात है कि इन इंडस्ट्रीज की वजह से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया का डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है। लेकिन साथ ही साथ सेम टाइम ये पॉल्यूशन भी करती है और एनवायरमेंट को नुकसान भी पहुंचाती है, बट एट द सेम टाइम कॉजेस पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन के लिए भी जिम्मेदार है, एनवायरमेंट के डिग्रेडेशन के लिए भी ये इंडस्ट्रीज जिम्मेदार है। स्पेशली हम देखें
कि इंडस्ट्रीज किस तरह का पॉल्यूशन करती है। तो ये इंडस्ट्रीज 4 तरह का पॉल्यूशन करती है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। इन चारों तरह के पॉल्यूशन को हम डिटेल में समझेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगली क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट द चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सबका एक बार फिर एटर्नल क्लासेस में। क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन? वी आर स्टडिंग क्लास 10th ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। हमने इस चैप्टर के अंदर अब तक बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं। ऑलमोस्ट हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया इंडस्ट्रीज का, हमने इंडस्ट्रीज कैसे वर्क करती हैं, मेन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, मेन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी हैं। ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर के लास्ट फेज में आ चुके हैं। आशा करता हूं आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे पूरी तरह से। चलिए, तो हम कौन से फेज में, लास्ट फेज हमारा क्या है इस चैप्टर का? देखो, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर ये लास्ट टॉपिक को डिस्कस किया था। और क्या था वो लास्ट टॉपिक बेटा? कि नो डाउट कि इंडस्ट्रीज ने हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इस बात में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है कि इंडस्ट्रीज ने हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लेकिन ऑन द सेम टाइम इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तो कर ही नहीं है, लेकिन ऑन द सेम टाइम ये कारण भी बन रही है किसका? पॉल्यूशन का और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का। मतलब ये जो इंडस्ट्रीज है ना, ये इंडस्ट्रीज जितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही है उतना ही कहीं ना कहीं हमें बैक भी ला रही है। बैक कैसे ला रही है? पॉल्यूशन करके, एनवायरमेंट को डिग्रेड करके, कई तरह की समस्याओं को जन्म देके इंडस्ट्रीज क्या कर रही है बेटा? हमको, हमारे एनवायरमेंट को डिग्रेड भी कर रही है, हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट भी कर रही है। वही लिखा है कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। हमारा जो टॉपिक है आज का वो यही है कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। देखो, इंडस्ट्रीज contribute significantly to India's economic growth and development, that's no doubt, but at the same time causes pollution and environmental degradation। साथ ही साथ ये हमारे एनवायरमेंट के डिग्रेड होने में, हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट करने में भी इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। अब इंडस्ट्रीज जो पॉल्यूशन करती है ना, उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। कौन कौन से 4 टाइप के पॉल्यूशन है? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। अब इन चारों टाइप के पॉल्यूशन को हम डिटेल में पढ़ते हैं, कैसे इंडस्ट्रीज इन 4 टाइप्स के पॉल्यूशंस को हमारे लिए करती है, मतलब कैसे पॉल्यूशंस होते हैं। चलिए, इंडस्ट्रीज की वजह से क्या होता है ध्यान देते हैं अपन। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा किसकी? एयर पॉल्यूशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट एयर पॉल्यूशन। एयर पोल्यूशन कैसे होगा? देखो ध्यान देना, देखो फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज जब काम करेंगी, व्हीकल्स जब चलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन भी क्यों हो रहा है? फैक्ट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल को लाने जाने के लिए 80% ट्रांसपोर्टेशन तो उसी वजह से होता है। तो क्या होता है कि इनसे जो गैसेस निकलती हैं,
ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड मोनो और उसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो गैसेस निकलती हैं ये सब टॉक्सिक गैसेस हैं, और ये सारी की सारी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाती हैं, और एटमॉस्फेयर में आने की वजह से क्या होती है, फिर हम इनको जब इनहेल करते हैं तो गैसेस हमारे अंदर आती है और हमें इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, हमारी हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ता है, कई सारे प्रॉब्लम्स उससे क्रिएट होते हैं। दैट इज एयर पोल्यूशन। क्या लिखा है, caused by, क्यों होता है एयर पोल्यूशन, प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस, ऐसी गैसेस जो कि नॉर्मली हम नहीं चाहते हैं हमारे एनवायरमेंट में हो। फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है, पर्टिकुलेट मटेरियल्स, पर्टिकुलेट मटेरियल्स मतलब बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कण जो देखने में दिखेंगे नहीं लेकिन कहीं कहीं वो अवेलेबल होंगे, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो कौन से फॉर्म में हो बेटा, सॉलिड फॉर्म में, चाहे वो कौन से फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो। ये सब क्या होते हैं बेटा, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में बेटा, इन द फॉर्म ऑफ डस्ट, स्प्रे, मिस्ट एंड स्मोक। इन सारे के सारे जो छोटे छोटे कण है ना, ये हमारे एनवायरमेंट में, हमारी हवा में अवेलेबल होते हैं, चाहे वो डस्ट के रूप में, धूल के रूप में होंगे, स्प्रेज मतलब जो स्प्रे हम करते हैं जिस तरह के वो निकलते हैं ना, स्प्रे करने पर एक दिखते गैसेस निकलती है उसके फॉर्म में हो, मिस्ट स्मोक के फॉर्म में हो। और ये सब आते कहां से हैं, ये सारे पार्टिकल्स हमें कहां से मिलते हैं, केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज से, ब्रिक किंग से, ब्रिक मतलब ईंट बनाने के जो भट्टे होते हैं उनसे, रिफाइनरीज से, स्मेल्टिंग प्लांट से, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, इन सबसे ये चीजें क्या होती है, ये टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं। क्लियर है यहां तक, इन सबसे क्या होती है बेटा, ये टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं। कोई डाउट है किसी को यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनका इंपैक्ट क्या है, इसका इंपैक्ट है कि अच्छा ये सब होता भी क्यों, इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो फैक्ट्रीज हैं ये पॉल्यूशन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती। क्या नहीं करती फैक्ट्रीज, पॉल्यूशन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती, मतलब पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने उनको फॉलो नहीं करते हैं, और उसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। ये सब चीजें इफेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स को, प्लांट्स को, बिल्डिंग को, और हमारे एटमॉस्फेयर को, सब जगह इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो सिंपल सी बात है, स्मॉल पार्टिकुलेट्स जो हमारे हवा में अवेलेबल होते हैं, डस्ट, स्प्रे, मिस्ट, स्मोक के फॉर्म में, जिनको केमिकल, पेपर फैक्ट्री, ब्रिक क्लिंग्स, रिफाइनरी, स्मेल्टिंग प्लांट्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, उनसे जन्म लेते हैं। क्यों होता है, क्योंकि प्रॉपर पॉल्यूशन नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जाता है, और जिसकी वजह से हमें एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है। क्लियर है बेटा यहां तक, कोई डाउट है किसी को, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अपन। ये बात आई जस्ट होप यहां तक सबको समझ में आ गई होगी, यहां तक समझ में आ गई है तो आगे देखते हैं। इन सबका इंपैक्ट हो गया, और देखो कई बार ये टॉक्सिक गैसेस इतना ज्यादा इंपैक्ट डालती है, इतना बुरा प्रभाव डालती है कि ये लाइफ के लिए डेंजर सिचुएशन बन जाती है। क्या बन जाती है, ये लाइफ के लिए जीने और मरने वाली स्थितियां यहां पर उत्पन्न हो जाती है। तो वो इसी तरह का इंसिडेंट हुआ, टॉक्सिक गैसेस कैन बी वेरी हजार्डियस। भोपाल गैस ट्रेजेडी, मतलब एक छोटी सी लापरवाही की वजह से गैस लीक हो गई और हजारों लोगों की जान चली गई। कितने, हजारों लोगों की क्या हो गई, जान चली गई। किसकी वजह से, भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर। क्लियर है बेटा यहां तक, आगे बात करें अपन, कंटिन्यू करें आगे, चलिए ध्यान देते हैं अपन, यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलो ये था बेटा हमारा कौन सा, एयर पोल्यूशन। केवल एयर पोल्यूशन नहीं है, हमने 4 टाइप के पोल्यूशन पढ़े, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन। अब बात करते हैं बेटा किसकी हम, नाउ वी विल टॉक अबाउट वाटर पोल्यूशन। क्या लिखा है कि कॉज, ये क्यों होता है वाटर पोल्यूशन, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स। देखो ऑर्गेनिक इंडस्ट्री जैसे मतलब फूड इंडस्ट्री है, वो अपने खाने पीने का जो कचरा निकलता है वो सीधा डंप कर रही है, कहां पर, नदियों में, नालों में डंप कर रही है। इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज, उनका जो केमिकल्स निकल रहे हैं वो सीधे हमारे वाटर बॉडीज के अंदर डंप हो रहे हैं। तो इनसे क्या होगा कि इनसे हमारा जो वो वाटर बॉडी है ना, वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, हमारी वाटर बॉडी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी इंपैक्टेड हो जाएगी। उस वाटर बॉडी के अंदर जो पानी है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा बेटा, खराब हो जाएगा, और वो किसी भी काम का नहीं रहेगा। वो पूरा का पूरा पानी क्या हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा। वही लिखा है। और ऐसा करने के लिए मेन कल्पिट कौन है,
कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जो कि मेनली इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है वाटर पॉल्यूशन के लिए? देखो एक क्वेश्चन बन जाता है 1 नंबर का यहां से, विच इंडस्ट्रीज आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पॉल्यूशन और हु आर द मेन कल्प्रिट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन? पेपर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री, ठीक है, पल्प मतलब जो लकड़ी का जो बुरादा वगैरह बनता है ना, उसकी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम। केमिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड डाइंग इंडस्ट्री, मतलब कपड़े को कलर करने के लिए जो डाई वगैरह होती है ना, उससे यहां पर होता है। पेट्रोलियम रिफाइनरी, टेनरीज इंडस्ट्री, टेनरीज मतलब जो चमड़े की इंडस्ट्री होती है ना, लेदर इंडस्ट्री, वहां पर चमड़े को धोने के लिए केमिकल्स को यूज लिया जाता है या उसका वेस्ट निकलता है वो नदियों में चला जाता है, दैट इज टेनरीज इंडस्ट्रीज। एंड इलेक्ट्रोप्लाटिंग इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कई तरह के सल्फर वगैरह को काम में लिया जाता है ताकि बैटरीज वगैरह बनाने के लिए, मतलब कई सारे रीजन होते हैं, तो वो उनका वेस्ट भी कहां चला जाता है? सीधे वाटर बॉडीज के अंदर छोड़ दिया जाता है। तो ये मेन चीजें हैं। दीज इंडस्ट्रीज डंप सब्सटेंसेस, क्या क्या डंप करती है ये हमारी वाटर बॉडीज में? डाइज, डिटर्जेंट्स, एसिड्स, साल्ट्स एंड हैवी मेटल्स लाइक लीड एंड मर्करी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक केमिकल्स विद कार्बन, प्लास्टिक एंड रबर, और ये सब हमारी वाटर बॉडीज को पूरी तरह से पॉल्यूट कर देती हैं। क्लियर है बेटा यहां तक? आगे बात करें, देखिए और क्या रिस्पॉन्सिबल है? फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश का मतलब समझो, फ्लाई ऐश का मतलब होता है कि जैसे सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री में क्या होगा? राख उड़ती है, मतलब बाद में जो फॉसिल को जलाने के बाद, जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बात करें, फॉसिल जल जाते हैं, उसके बाद जो कचरा बचता है, राख बचती है, उस राख को फिर जलाया जाता है थर्मल पावर प्लांट वगैरह के अंदर। अब वो राख जो है ना, वो राख बच गई, वो उड़ेगी, उड़कर वाटर बॉडीज के अंदर बैठ जाएगी, तो वहां पर कीचड़ कीचड़ हो जाएगा, वो पानी किसी काम का नहीं रहेगा, दैट इज फ्लाई ऐश। फॉस्फोर, जिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स आर द मेजर सॉलिड वेस्ट। ये सब तो क्या थे बेटा? लिक्विड वेस्ट, और ये सब सॉलिड वेस्ट। तो इस तरह से वाटर पॉल्यूशन होता है इंडस्ट्रीज के द्वारा। क्लियर है यहां तक? अगले पॉल्यूशन की बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा है बेटा? अच्छा, इसके अलावा एक और चीज है थर्मल पॉल्यूशन। अब थर्मल पॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वाटर पॉल्यूशन तो हो ही रहा है, वाटर पॉल्यूशन के साथ उस वाटर पॉल्यूशन की वजह से लैंड पॉल्यूशन भी हो रहा है, या मतलब जमीन, हमारी जो सॉइल है, थर्मल पॉल्यूशन का मतलब क्या है कि हमारी जो सॉइल है ना, वो जो लैंड है वो डिग्रेड हो रही है। थर्मल पॉल्यूशन का मतलब यहां पर आप लैंड पॉल्यूशन की तरह समझ सकते हो। ये जो इंडस्ट्रीज हैं, इनकी वजह से हमारी लैंड भी क्या हो रही है बेटा? डिग्रेड हो रही है। क्या लिखा है और समझना? थर्मल पॉल्यूशन का मतलब एक और है कि देखो, जब फैक्ट्रीज के अंदर, किसके अंदर? फैक्ट्रीज के अंदर प्रोसेसिंग होती है, तो उनका जो पानी, गरम गरम पानी होता है ना, उसको डायरेक्टली कहां डंप कर दिया जाए? अगर उस पानी को डायरेक्टली कहां डंप कर दिया जाए? गरम गरम बिल्कुल हॉट वाटर को वाटर बॉडीज में डंप कर देंगे, तो क्या होगा? बाकी जो एक्वेटिक लाइफ है उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा। अब वो टॉक्सिक भी है, हॉट वाटर भी है, और जगह रिएक्शन करेगा, अगर आगे के ह्यूमन अगर उस पानी को काम मिलेगा तो उनको भी नुकसान होगा, दैट इज थर्मल पॉल्यूशन। व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स इज ड्रेन्ड इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग, मतलब उसको ठंडा करने के पहले ही क्या कर दिया? उसको नदियों में छोड़ दिया। तरीका क्या है इसका, मैं बताता हूं आपको कि कई बार देखना कुछ जगह पर इस तरह से जो गर्म पानी निकलता है ना, उसको जो ड्रेनिंग सिस्टम है ना, उसको यूं कर दिया जाता है। अब ये जो नाली टाइप बन गया ना, इसमें पानी बार बार घूम घूम के जाता रहेगा, समय लगेगा, समय के साथ क्या होगा? वो वाटर कूल डाउन हो जाएगा। देखो कई बार क्या करते हैं हम भी, जब पानी वगैरह काम में लेते हैं, गर्म पानी ठंडा करना होता है, ग्लास में उल्टा सीधा करते हैं ना, तो वही यहाँ पर हो रहा है, बार बार पानी उल्टा सीधा होगा तो वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद डंप करो तो वो थर्मल पॉल्यूशन नहीं करेगा। क्लियर होगी सबको ये बात? आगे देखते हैं कि इसके इंपैक्ट क्या है। इसके इंपैक्ट बहुत बड़े इंपैक्ट है बेटा। क्या इंपैक्ट है कि वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटेट्स कॉज कैंसर। ह्यूमंस को कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है, बर्थ डिफेक्ट्स, मतलब ऐसे एरिया जहां पर इस तरह का थर्मल जो पॉल्यूशन है बहुत ज्यादा है, वहां पे जो बच्चे जन्म लेते हैं ना उस एरिया में, वो जन्म से ही विकलांग होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो एक समस्या क्रिएट होती है। एंड मिसकैरेज, फीमेल्स के सामने कई दिक्कत आती है। इसके अलावा इतना गर्म गर्म पानी अगर जाएगा तो एक्वेटिक लाइफ को भी इंपैक्ट करेगा, जो नीचे फिशरीज वगैरह है उनके ऊपर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। एक और पॉइंट आता है रिलेशन बिटवीन सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन के बीच में क्या रिलेशन है?
किस तरह से इंपैक्ट करता है। तो देखो ध्यान देना, यहां पर सिंपल सी बात है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको यहां पर देता हूं कि मान लो क्या कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल हम बात करें, बहुत ध्यान से समझेंगे बेटा आप, अगर हम एक छोटी सी बात करें कि मान लो क्या कर दिया कि आपने किसी एक सिटी का, पूरी सिटी का जो वेस्ट है, जो कचरा है, वो आपने क्या किया, एक बिल्कुल सिटी के कॉर्नर में ले जाकर यहां पर डंप कर दिया। क्या कर दिया, यहां पर इसको डंप कर दिया पूरा कचरा सिटी के बाहर। तो शहर में गंदगी नहीं है, कचरा नहीं है, ठीक है, आपने शहर को गंदा होने से बचा लिया, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या होगा, अब यहां पर कचरा है, ऊपर आपने मिट्टी से उसको भर भी दिया, ठीक है, ये यहां पर आप किसी को पता भी नहीं है कि यहां पर एक गड्ढा बना हुआ है और उसके अंदर कचरा है। लेकिन क्या होगा, अब बारिश होगी, बारिश होगी तो बारिश का पानी क्या होगा, नीचे जमीन में जाएगा। अब जमीन में जाएगा तो जमीन में क्या है, गंदगी है, और उस गंदगी को लेकर पानी नीचे बढ़ेगा और नीचे जो हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको पूरे को पोल्यूट कर देगा। तो हम लैंड पोल्यूशन कर रहे हैं, तो उसी के साथ वाटर पोल्यूशन अपने आप हो जा रहा है। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, समझिएगा। डंपिंग वेस्ट ऑन सॉइल, जैसे ग्लास, हार्मफुल केमिकल, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, पैकेजिंग सॉल्ट्स या गार्बेज, इन सबको अगर हम मिट्टी में क्या करते हैं बेटा, डालते हैं, तो उसका पहला इंपैक्ट, तो वो मिट्टी किसी काम की नहीं रहती है उस लैंड के ऊपर। अब आप क्या नहीं कर सकते, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकते, वो मिट्टी क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। पहली चीज क्लियर है बेटा। आगे और देखते हैं अपन क्या लिखा है, ध्यान देंगे आप। इसके अलावा रेन वाटर परकोलेट्स, अभी समझाया था ना मैंने आपको कि रेन वाटर क्या करेगा, परक्यूलेट करेगा, नीचे ले जाएगा किसको, उस गंदगी को। रेन वाटर परक्यूलेट्स द सॉइल कैरिंग द पोल्यूटेंट्स टू द ग्राउंड एंड द ग्राउंड वाटर ऑल्सो गेट्स कंटेंटेड, और वो ग्राउंड वाटर भी क्या होगा, बेकार हो जाएगा। दैट इज आर थर्मल पोल्यूशन। कोई डाउट है किसी को यहां तक? नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अब एक और पोल्यूशन है नॉइज पोल्यूशन। क्या है बेटा, नॉइज पोल्यूशन, आवाज, शोर शराबा होना। अच्छा, नॉइज पोल्यूशन होता क्यों है? इंडस्ट्रीज के अंदर मशीनें चल रही है बड़ी बड़ी, वो बड़ी बड़ी मशीनें चल रही है, बहुत आवाज कर रही है, गड़ 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 गड़। कोई फैक्ट्री है, उसके बगल में हम रहते हैं तो हमारा रहना मुश्किल हो जाता है वहां पर। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा नॉइज करती है, इरिटेशन होने लगता है, गुस्सा आने लगता है, इसके अलावा हार्ट पे इंपैक्ट पड़ता है, कई तरह की समस्याएं हमारे को उत्पन्न हो जाती हैं। तो देखिए, कॉज्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की वजह से पॉल्यूशन होता है। मशीन, फैक्ट्री, इक्विपमेंट, जनरेटर, सॉज एंड pneumatic एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स, इनकी वजह से पॉल्यूशन होता है, बहुत ज्यादा आवाज करती है। इसका इंपैक्ट क्या होगा कि जब हम रेगुलर उस तरह की आवाज सुनेंगे ना, तो हमें इरिटेशन होने लगेगी, हमें गुस्सा आने लगेगा। इसके अलावा हियरिंग इंपेयरमेंट, सुनने की जो है ना, कानों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कान के पर्दों में इंपैक्ट आता है, बहुत तेज साउंड अगर हम कंटिन्यू सुनते हैं तो। इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एंड अमंग अदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, और कई तरह की मानसिक बीमारियां होने लगती है। अनवांटेड साउंड इज एन इरिटेंट एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस, मतलब बहुत ज्यादा आवाज होती है ना, शोर शराबा होता है, तो हमें इरिटेट करता है, हम एक स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं। दैट इज नॉइज पोल्यूशन। इंपैक्ट देखिए हमने, नॉइज पोल्यूशन के नुकसान क्या है, कैसे होता है, वो सारी चीजें हमने देखी। अब ये तो सब हो गई बेटा समस्याएं, ये सब तो क्या हो गई बेटा, समस्याएं। अब समस्याएं तो है, लेकिन इन समस्याओं का समाधान भी तो क्या है? क्या इंडस्ट्रीज को बनाना बंद कर दें? जब इंडस्ट्रीज से इतनी सारी समस्याएं हैं, इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करें? नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। तो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को तो नहीं रोक सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज, मतलब अगर आप 1 लीटर गंदा पानी छोड़ते हो तो वो क्या करता है, 8 टाइम्स क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर को पोल्यूट करता है। मतलब 1 लीटर गंदा पानी 8 लीटर फ्रेश वाटर को खराब कर देता है। बहुत बड़ी समस्या है ये तो क्या करें? हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस्ड? तो कैसे इंडस्ट्रीज क्या करें कि ये जो पॉल्यूशन है
इंडस्ट्रीज की वजह से ये जो साफ पानी है जो पॉल्यूट हो रहा है, इसको कम कैसे किया जाए। तो इसको कम करने के 3 तरीके बताए हमको। कितने वेज बताए बेटा? देयर आर 3 वेज जिससे इंडस्ट्रीज क्या कर सकती है बेटा कि इस पॉल्यूशन को कम कर सकती हैं। खत्म तो नहीं होगा, लेकिन क्या कर सकती है? कम कर सकती हैं। कौन कौन से 3 तरीके हैं? पहला, मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस। मतलब पानी को कम से कम काम में लो। कम से कम काम में लेने का मतलब कि एक बार जो वाटर आपने यूज ले लिया उसको दोबारा काम में लो, रिसाइकिल करो, उसको साफ करके दोबारा काम में लो। कुल मिलाकर तरीका क्या है कि रीयूज किया जाए। तो यूज कम होगा तो वेस्ट कम होगा, वेस्ट कम होगा तो हमारे जो फ्रेश वाटर है वो पॉल्यूट भी कम होगा। क्लियर? पहला रीजन, पहला तरीका समझ में आया। दूसरा, हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट। जो हमारे ग्राउंड वाटर है, जो हमारा रिवर्स है, उसके ऊपर डिपेंड मत रहो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए ताकि आपकी पानी की नीड को पूरा किया जा सके। 2 तरीके हो गए। तीसरा, ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर्स एंड पाउंड्स। मैंने तरीका बताया था ना आपको कि जो हॉट वाटर है और जो अदर कई तरह के जो एफ्लुएंट्स हैं उनको इस तरह से क्या कर दिया जाए, व्यवस्था की जाए ताकि वो कूल डाउन हो और उसके बाद ही कहां जाए, वो रिवर्स में, पॉन्ड्स में जाए, ताकि वो हमारी लाइफ को इंपैक्ट ना करे, रिवर्स को पॉल्यूट ना करे। क्लियर है बेटा? एनी डाउट्स क्लियर? किसी को भी कोई डाउट है बेटा यहां तक? चलिए कंटिन्यू करते हैं अपन आगे। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, देखिए बेटा, देखिए। अब ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस कैन बी डन इन द 3 फेजेस। 3 फेजेस में इन इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी। कितने फेजेस है बेटा? 3 फेजेस हैं। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी। ध्यान देना, कितने फेजेस है बेटा? 3 फेजेस हैं। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी। कौन कौन से 3 फेजेस है? प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टेरिशरी ट्रीटमेंट। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है? मैकेनिकल, मशीनों को काम में लिया जाए। मशीनों को यूज करके वाटर को प्योरीफाई करो, रीयूज करो, रिसाइकिल करो। एक तरीका तो वो होता है। 3 स्टेज। पहली कि क्या किया जाए? मशीन्स को काम में लिया जाए। बाय मैकेनिकल मीन्स दिस इन्वॉल्व्स स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग और फ्लोक्यूलेशन एंड सेडिमेंटेशन। मतलब जो वेस्ट निकल रहा है ना उसको मशीनों के थ्रू, जो लिक्विड है, जो नुकसानदायक चीज है ना, उनको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए और बाकी का जो सही पानी है जिससे कि ज्यादा पोल्यूशन नहीं होगा उसको रिवर्स में डंप किया जाए। मतलब कचरे के साथ नहीं भेजो। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं इसका आपको कि हम घर में जब कचरा निकलता है तो किचन के अंदर जब हम कचरा डालते हैं, पानी जो निकलता है तो कचरा तो सिंक के अंदर इकट्ठा हो जाता है और पानी जो है वो पाइप्स में होकर निकल जाता है। तो यही करना है, जो वेस्ट निकल रहा है उसमें कचरा भी है और पानी भी है, तो कचरे को मशीनों के थ्रू अलग कर लो और पानी को छोड़ दो। पानी कचरे के साथ नहीं जाना चाहिए रिवर्स के अंदर, पहला तरीका। दूसरा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब है कि फिशिंग वगैरह करो आपके आसपास के एरियाज में, क्योंकि जो जानवर जो पानी के अंदर एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं ना, वो क्या कर सकते हैं एक्वेटिक लाइफ के द्वारा, मतलब वो लोग उनको खा जाते हैं, मछली वगैरह जो है ना उनको खा लेंगी, तो अपने पॉल्यूशन क्या होगा, कम होगा। तीसरा, बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल भी काम में लो, मशीनों को भी काम में लो, और फिजिकल मतलब जो कचरा इकट्ठा हुआ है ना उसको हाथ से निकालकर एक तरफ कर दो। 3 तरीके हैं। दिस इन्वॉल्व्स रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। क्लियर, बात समझ में आई? इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम कि जो ग्राउंड वाटर रिजर्व्स का यूज कर रही है इंडस्ट्रीज, इनके लिए हमें एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाना चाहिए। लीगली इनको कैसे कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, उसके ऊपर एक पूरा फोकस होना चाहिए। कोई डाउट है किसी को यहां तक? आगे बढ़ते हैं फिर अपन। अगला टॉपिक क्या है इसके अंदर हमारा, ध्यान देंगे आप। देखिए कि पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। मतलब वही चीज, जो छोटे छोटे कण हैं वो हवा में जो जा रहे हैं उनको हवा में जाने से कैसे रोक सकते हैं। उनको हवा में जाने से रोकने के 4 तरीके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स और इंटीरियल सेपरेटर्स। 4 तरीके हैं
अगर आप फैक्ट्रीज में इन 4 चीजों को फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू द फैक्ट्रीज विद, स्मोक स्टैक हमारा जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर एक चिमनी लगी होती है, इसमें से धुआं निकलता है, यही धुआं तो पॉल्यूट कर रहा है, इस धुएं को धुआं ऊपर जा रहा है, तो इसी धुएं में क्या है, ये पर्टिकुलेट मैटर्स हैं, इनको कैसे रोका जाए ताकि ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर स्प्रेड नहीं हो। तो उसका तरीका क्या है कि इसके साथ इन 4 टेक्निक्स को यूज करके क्या कर सकते हैं, हम इन पर्टिकुलेट मैटर्स को एनवायरनमेंट में फैलने से रोक सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। कोयला धुआं ज्यादा करता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, वो ज्यादा नुकसान करता है, उसकी जगह ऑयल या गैस को यूज करो, उससे जो धुआं है वो कम होगा। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब इन तीनों चारों का मतलब क्या है वो हम देखते हैं बेटा। सबसे पहला क्या है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। देखो क्या होता है, ध्यान देना क्या होता है इसके अंदर। सिंपल सी बात है कि अब आपका जो गैसेस निकल रही है, जो धुआं निकल रहा है, वो धुआं क्या होगा, यहां पर अंदर जाएगा, और आपने यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक करंट्स एस्टेब्लिश किए हुए हैं। इन इलेक्ट्रिक करंट्स के अंदर क्या होगा, उस धुएं के साथ जो पर्क्यूलेट्स हैं, वो पर्क्यूलेट्स क्या होंगे, इलेक्ट्रिक पावर की वजह से उनको नीचे खींच लिया जाएगा, और जो ऐसे जो गैस है वो ऊपर निकल जाएगी, तो हवा में नहीं पहुंचेंगे, और फिर वो आपके पास यहां पर ऐश की तरह आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक करंट की तरह यहां पर ये काम करते हैं। क्लियर, बात समझ में आई? एक तरीका ये हो गया। फैब्रिक फिटर, फैब्रिक फिटर का मतलब क्या है, किसी गैस निकलेगी ना यहां पर, तो ये गैस क्या होगी कि यहां पर फैब्रिक फिटर मतलब कपड़ा लगा देता है। जैसे आप देखते हैं ना हम कई बार कि जैसे चिमनी वगैरह के ऊपर बहुत बड़ा कपड़ा लगा दो, तो कपड़े से क्या होगा कि कपड़ा काला पड़ने लगता है, धुआं फिर भी निकल रही है लेकिन कपड़ा क्या होगा, वो काला पड़ जाएगा। तो वो जो काला पड़ा है ना, वो काला ब्लैक जो हो गया कपड़ा, वो किसकी वजह से, ये पर्क्यूलेट मैटर की ही है वो चीजें, तो आप उनको एनवायरनमेंट में फैलने से रोक लोगे। 2 चीजें क्लियर हो गई अपनी। एक और देखते हैं, अगला क्या है बेटा आपका, स्क्रबर्स और इनर्टियल सेपरेटर्स। देखो क्या है, देखो यार, स्क्रबर्स और इनर्टियल सेपरेटर्स। स्क्रबर्स क्या है, ध्यान देना। स्क्रबर्स का मतलब क्या है कि देखो आपने यहां पर गैस निकली, अब गैस में क्या होगा कि ऊपर चिमनी के ऊपर आपने ना पानी लगा दिया, ये पानी बहुत तेजी से आता है, पानी की वजह से क्या होगा कि जो पर्क्यूलेट्स हैं, वो तो कुछ कंपोनेंट्स है ना, उनके ऊपर पानी गिरेगा, गैस तो नहीं रुकेगी, गैस तो ऊपर निकल जाएगी, लेकिन पानी, वो जो पर्क्यूलेट्स हैं वो इस पानी के प्रेशर की वजह से नीचे आ जाएंगे और आपके पास यहां इकट्ठे हो जाएंगे, और गैस ऊपर निकल जाएगी और जो पर्क्यूलेट्स है वो नीचे रह जाएंगे, और इसकी वजह से आपके एनवायरनमेंट में पर्क्यूलेट्स नहीं आएंगे, एनवायरनमेंट को डिग्रेड नहीं करेंगे। एक तरीका हो गया। एक है इंटीरियर सेपरेटर्स। देखो ये बहुत बड़ी चीज है, मतलब यहां पर क्या है, एक तरीके से पजल्स ही बना दी हमने। जो गैस निकल रही है ना, वो पजल्स के थ्रू निकल रही है। जैसे इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझे हम कि जैसे गैस जो निकलेगी ना, उसको कैसे निकाली है गैस को, कि यहां से गैस निकली और उसको फिर हमने ऊपर घुमा दिया, फिर वापस इधर टर्न करा दिया, फिर वापस नीचे ले आए, है ना, फिर वापस इधर घुमा दिया, फिर वापस नीचे टर्न करा दिया, फिर वापस इधर घुमा दिया, और उसके बाद फिर वापस हम ऊपर ले जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि गैस तो घूमती रहेगी, लेकिन पर्क्यूलेट्स इधर टकराएंगे, उधर टकराएंगे, उधर टकराएंगे, तो कहीं ना कहीं टकरा कर नीचे रह जाएंगे। पर्क्यूलेट्स नहीं इतना घूम पाएंगे, गैस घूम जाएगी, पर्क्यूलेट्स नहीं घूम पाएंगे। तो इस तरह से ये वही उसी चीज का एग्जांपल है। तो वो गैस जा रही है, इधर उधर से घुमा घुमा के निकाल रहे हैं, तो जो पर्क्यूलेट्स है वो इस जगह इकट्ठे हो जाएंगे और बाकी की गैस रिलीज होकर निकल जाएगी, लेकिन ये पर्क्यूलेट्स जो एनवायरमेंट में नहीं जाएंगे। क्लियर है यहां तक? तो ये 4 तरीके हमने देखे। इन 4 टेक्नोलॉजी को यूज करके क्या कर सकते हैं बेटा अपन, इन पर्क्यूलेट्स को एनवायरनमेंट में मिलने से रोक सकते हैं। एनी डाउट्स क्लियर? वेरी गुड। आगे बात करते हैं बेटा फिर अपन। तो ये हमने देख लिया यहां पर, ठीक है। अब ये तो हमने एयर पोल्यूशन को होने से रोका है। क्या रोका है बेटा हमने ये चीजें? एयर पोल्यूशन कैसे नहीं होगा उसके बारे में बात की। ये जो चारों टेक्निक्स थी ना, ये किस चीज के लिए हेल्पफुल है? ये अगर आपसे देखो कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि एयर पोल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है इंडस्ट्रीज के द्वारा, तो उसके तरीके तो ये थे हमारे पास। अब अगर इन जनरल अगर हम आगे बात करें कि नॉइस पोल्यूशन को रोकने का तरीका क्या है, किसका तरीका क्या है कि नॉइस पोल्यूशन को रोकने का क्या तरीका है, तो नॉइस पोल्यूशन को रोकने का तरीका है कि आप जो मशीनरी यूज करते हो वो इस तरह की मशीनरी यूज करो जिनमें साउंड कम हो, या जनरेटर से यूज कर रहे हो ऐसे जनरेटर यूज करो जो जिनके ऊपर क्या लगाओ, साइलेंसर लगा हुआ हो। कैसे जनरेटर से यूज करो बेटा? जिनके ऊपर क्या लगा हुआ हो बेटा? साइलेंसर लगा हुआ हो।
क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? आगे देखिए, जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसर्स. मशीनरी कैन बी रिडिजाइंड टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइस. मशीनरी ऐसी होनी चाहिए जो कि आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करे और नॉइस को कम करे, कम आवाज करे, तो अपने आप नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा. नॉइस एब्जॉर्बिंग मटेरियल मे बी यूज्ड अपार्ट. नॉइस एब्जॉर्बिंग मटेरियल मतलब हेडफोन्स वगैरह लगा दी जाते हैं कई बार ऐसी इंडस्ट्रीज में जहां पर बहुत ज्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है, तो वो तो यूज करें सही, लेकिन साथ में फ्रॉम पर्सनल यूज ऑफ ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स. द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद द एनवायरमेंटल कॉर्नर्स. मतलब एक समस्या है ये कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से रोक नहीं सकते क्योंकि वो कंट्री के डेवलपमेंट का एक मेन सोर्स है. अब कंट्री के डेवलपमेंट का मेन सोर्स है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होगा ही होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, लेकिन वो ऐसे हो तो कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स को भी ध्यान में रखा जाए. और यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है. किसके लिए? इंडस्ट्रीज के लिए. क्लियर है यहां तक? अच्छा, हमने देखा समस्या है, हमने देखा समाधान है, सब चीज पढ़ लिया. कहते ना कई बार कि कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है साहब. आप समस्या तो है लेकिन समाधान आपने बस ये बता दिया, लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा हो सकता है? क्या इन सॉल्यूशंस को यूज किया जा सकता है? क्या किसी ने अब तक इन सॉल्यूशंस को काम में लिया है? क्या कोई ऐसा जिसने किया हो, जिसने अब तक ये करके दिखाया हो? तो हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन. कौन सा है बेटा? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन. इसने कुछ ऐसा किया जिसने एग्जाम्पल सेट किया. देखो है ना, एक जगह कोट लिखा हुआ है, शायद इस स्कूल के अंदर लिखा हुआ है कि कोई चलता पद चिन्हों पर हम चलकर पद चिन्ह बनाते हैं. तो एनटीपीसी ने कहा कि सब फॉलो करते हैं और हम एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे कि लोग हमको फॉलो करें. तो एनटीपीसी ने वो करके दिखाया. तभी टॉपिक का नाम क्या है? एनटीपीसी शोज द वे. एनटीपीसी आपको रास्ता दिखाती है. इसने अपने लिए एग्जांपल सेट किया है कि कैसे आप अपना पावर प्लांट भी चलाओगे और एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करोगे. क्या दिया है? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, हैज आईएसओ सर्टिफिकेट, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अलग अलग लेवल पर क्या करती है, जो स्टैंडर्ड जो फॉलो करते हैं उनको सर्टिफाइड करती है ताकि लोग उनको फॉलो करें. किस चीज के लिए मिला है? ईएमएस, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम. कि इन्होंने एनवायरमेंट को इतने अच्छे से मैनेज किया है कि जो काबिले तारीफ है. क्या लिखा है? एनटीपीसी हैज ए प्रोएक्टिव अप्रोच फॉर प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरमेंट. नेचुरल एनवायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए इसने प्रोएक्टिव मतलब बहुत तगड़ी, मतलब ना कि बहुत एक्टिवली, बहुत जोरदार अप्रोच को इसने फॉलो किया. एंड रिसोर्सेज लाइक वाटर, ऑयल एंड गैस एंड फ्यूल्स इन प्लेस वेयर इट्स सेटिंग अप पावर प्लांट. जहां जहां भी इसने पावर प्लांट सेट किए वहां पर वाटर रिसोर्स को प्रोडक्ट करने के लिए, ऑयल रिसोर्सेज को, मतलब सबको प्रोडक्ट करने के लिए इसने कई काम किए. क्या काम किए ये तो समझ में आ गया. किया, आईएसओ सर्टिफिकेट मिल गया, आईएसओ सर्टिफिकेट 14001 मिल गया इसको. लेकिन किया क्या वो हम देखते हैं. क्या किया इसने? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट. मतलब इसने जो इक्विपमेंट्स यूज लिए ना वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स को यूज लिया. क्या किया इसने? इसने जो इक्विपमेंट्स को यूज किया वो कौन से? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स को इन्होंने यूज में लिया. मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन. ऐश राख जो है वो कम से कम हो, कम होगी तो अपने आप पोल्यूशन कम होगा. उसका तरीका क्या है कि उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करना इन्होंने शुरू कर दिया, तो उससे पोल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा. पोल्यूटेंट से नहीं बचेगा तो पोल्यूशन कहां से होगा? प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स फॉर एफॉरेस्ट्रेशन. पेड़ लगाए. क्या लगाए? पेड़ लगाए ताकि बैलेंस बना रहे. फॉसिल फ्यूल्स के लिए पेड़ काटने पड़ेंगे तो उन्होंने पेड़ लगाए भी सही, बहुत पेड़ लगाए ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, समस्या नहीं हो. रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन थ्रू ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट. इन सबके थ्रू उन्होंने पॉल्यूशन होने से रोका. और इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग,
रिव्यूज एंड ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशन। जहां जहां पावर स्टेशन बनाए सबका एक ऑनलाइन मैनेजमेंट कर दे कि भाई आपके यहाँ पर पॉल्यूशन का कंट्रोल क्या है, वो सब इनको जानकारी मिलती रहती है हेड ऑफिस में, और हेड ऑफिस वहां से इनको मॉनिटर करता रहता है कि कहीं भी हमारा प्लांट कोई ज्यादा पॉल्यूशन तो नहीं कर रहा है। That all these steps are taken by the NTPC to reduce the environmental pollution. Clear? यहां तक बात समझ में आ गई, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई जस्ट होप कि आप सबको ये चैप्टर पूरी तरह समझ में आया होगा। फटाफट से थोड़ी सी समय और लेते हैं हम आपका। आप जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्या करते हैं, हर चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। ध्यान दीजिए क्या दिया है। पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे आप, आंसर्स भी आप मुझे बताएंगे। क्या है पहला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। क्या होना चाहिए इसका आंसर? लक्ष्मी, यमीशा? मैन्युफैक्चरिंग। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। क्या है? द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए। ऑप्शन सी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्या है? हाउ कैन इंडस्ट्रियलाइजेशन असिस्ट इन ब्रिंगिंग इन फॉरेन एक्सचेंज। बताइए बेटा। क्या होना चाहिए आंसर? ऑप्शन नंबर सी, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतनी ज्यादा फॉरेन करेंसी आएगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स यूजुअली फॉलो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। बताइए। अर्बनाइजेशन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सिटीज वर मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लोकेटेड इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। आजादी से पहले कौन कौन सी सिटीज थी जहां पर ज्यादातर इंडस्ट्रीज अवेलेबल थी? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेज ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स known as agglomeration economies. Which of the following are the main advantage provided by cities to industries? Answer. Option number A, market and service. B, agricultural product and minerals. C, power supply. D, suitable climate and service. क्या होना चाहिए आंसर? ऑप्शन नंबर ए, मार्केट एंड सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनटीपीसी स्टैंड्स फॉर। क्या मतलब है एनटीपीसी का? ए, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज इन प्राइवेट सेक्टर। भेल पब्लिक है, सेल पब्लिक है, हिंडाल्को पब्लिक है, डाबर इज ए प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑयल इंडिया लिमिटेड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। पढ़ा था बेटा हमने, कौन सी है बेटा? जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ हैवी इंडस्ट्री। इनमें से कौन सी इंडस्ट्री हैवी इंडस्ट्री है? वॉचेज, शिप बिल्डिंग, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, knitting needles. Ship building is the heavy industry. Next, which of the following technique of cotton production came into use after the 18th century? क्या होना चाहिए आंसर बताइए? 18th सेंचुरी के बाद कौन सी इंडस्ट्री आई? क्या है? पावर लूम्स। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है बेटा? When and where was the first successful textile mill established in India?
आंसर दो बेटा। सर ऑप्शन डी। मुंबई 1854। हाँ। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। 60% of sugar are concentrated in which of the following states? उत्तर प्रदेश एंड बिहार। गलत, महाराष्ट्र एंड गुजरात, क्योंकि वहीं पर शुगर केन का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर ऑफ रॉ मटेरियल इन फिनिश्ड प्रोडक्ट, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? हैवी इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन क्या है बेटा? which one of the following agency market steel for public sector plants? इनमें से कौन सा है जो पब्लिक सेक्टर को स्टील की सप्लाई करता है? सेल, ठीक है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट, एंटायरली इंपॉर्टेंट मिनरल टू इंडिया इज? पोटाश का प्रोडक्शन इंडिया में नहीं है, हमने केमिकल इंडस्ट्री के अंदर पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the effect of liberalization and foreign direct investment on iron and steel industry of India? Lower productivity of labor, high cost and limited availability of coking coal, irregular supply of energy, boost to the industry. Liberalization और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इंपैक्ट क्या हुआ? इसका आंसर है बूस्ट टू द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को अच्छा बूस्ट मिला। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनऑर्गेनिक केमिकल? इनमें से कौन सा एक इनऑर्गेनिक केमिकल नहीं है? बताइए। Which of the following is not an inorganic chemical? ओके, इनमें से कौन सा इनऑर्गेनिक केमिकल नहीं है बेटा? बताइए। क्या है इसका आंसर बेटा? पेट्रोकेमिकल्स इज नॉट एन इनऑर्गेनिक केमिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक केमिकल इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ ग्लास, सोप, डिटर्जेंट्स एंड पेपर? ग्लास, सोप, डिटर्जेंट एंड पेपर के लिए कौन सा यूज किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बेटा सोडा ऐश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ केमिकल? केमिकल की लार्जेस्ट कंज्यूमर इंडस्ट्री कौन सी है बेटा? केमिकल इंडस्ट्री इज द सेल्फ लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ केमिकल। Next, which of the following led to expansion of fertilizer industry? इनमें से किसकी वजह से फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा एक्सपांशन मिला? आंसर इज द ग्रीन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? When and where the first cement plant set up in India? Chennai in 1904. Next question, which of the following cities is one of the centers around which automobile industry is located? Gurgaon. Next, which of the following cities is the electronic capital of India? Answer दीजिए बेटा। Bangalore is the electronic capital of the India. Which one of the following industry manufacture telephone, computer, etc.? Electronic and information technology industry, sorry, electronics industry.
नेक्स्ट, which of the following industry has been a major foreign exchange earner in last few years? Information technology industry. Next question, which of the following is a negative effect of industrialization? Pollution is the negative effect of industrialization. Next question, industries owned and operated by an individual or a group of individuals are called private sector industries. Next, the common factor among cotton textile industry, sugar industry and jute industry, इन तीनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है कि तीनों ही एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं. नेक्स्ट, द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. नेक्स्ट, भेल इज ए पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूज लाइमस्टोन एज रॉ मटेरियल? सीमेंट इंडस्ट्री यूज लाइमस्टोन एज रॉ मटेरियल. आगे बात करें, द इंडस्ट्री दैट ब्रॉट फॉरवर्ड मोर मैन्युफैक्चरर इन रिसेंट ईयर्स बाय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. नेक्स्ट, in which year national jute policy was formed? national jute policy कौन से ईयर में बनाई गई थी? क्या देखना है बेटा हमको कि नेशनल जूट पॉलिसी कौन से ईयर में बनाई गई थी? बताइए बेटा क्या होगा इसका आंसर? 2005. लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री यूज बॉक्साइट एज रॉ मटेरियल? एल्यूमिनियम इंडस्ट्री. इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है. चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट है. नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर शुरू करेंगे. टिल देन, थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड.